टू द साइंस क्लासेस। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का। तो हम लोगों ने देख लिया था कि एसिड और बेसिस किस तरह से रिएक्ट करती है मेटल के साथ। और अब हम लोग देखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करेंगे, इनको ऐसा रिएक्टेंट लेंगे तो इसके प्रोडक्ट्स क्या आएंगे। ओके, तो उन्होंने ना एक एक्टिविटी दी हुई है। उन्होंने बोला कि आप ना NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लो और कुछ ड्रॉप्स उसमें फिनोल्फेथिलीन सोल्यूशन के डाल लो। फिनोल्फेथिलीन क्यों डाला? बिकॉज ये यहाँ पर ऐसा इंडिकेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर अभी आपको कलर में चेंज देखने को मिलेगा बिकॉज फिनोल्फेथिलीन सोल्यूशन जो है वो क्या है, वो इंडिकेटर है। और आप जब उसमें बेस डालोगे तो उसके कलर में चेंज आएगा ही आएगा। ओके, अब उसके बाद आप इसमें कोई भी एसिड डाल दो। यहाँ पर डिल्यूटेड HCl लिखा हुआ है, आप कोई भी डाल सकते हो डिल्यूटेड फॉर्म में, क्योंकि डिल्यूटेड बेस डाला हुआ है। ओके, अब आपने कोई भी डिल्यूटेड एसिड डाल दिया। अब इस एसिड को एकदम से नहीं छोड़ देना, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना और स्टर करते जाना है। अब आपको इसका कलर में डी कलराइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो कलर बेस डालने पर आया था वो अब आपको नहीं दिखाई देगा, वो डिसअपेयर हो जाएगा, है ना। अब दोबारा से आप क्या करो, अब आपने पूरा कर लिया, एक बार उस सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लिया और HCl डाल लिया फिनोल्फेथिलीन के सोल्यूशन के साथ। ओके, अब उसके बाद में दोबारा से कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप्स उस मिक्सचर में दोबारा से मिलाओ। आपको फिनोल्फेथिलीन का पिंक कलर नज़र आएगा। ये क्यों नज़र आएगा? हुआ क्या इस पूरी रिएक्शन में कि जब पहले आपने फिनोल्फेथिलीन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो फिनोल्फेथिलीन इंडिकेटर है, उसका कलर चेंज हुआ। जब दोबारा आपने एसिड को डाला तो उसका कलर डी कलराइजेशन होगी वहाँ पर, है ना, कलर नहीं रहा उसमें, जो कलर चेंज होकर आया था। ये क्यों हुआ? बिकॉज एसिड और बेस दोनों ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। अब दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तब वो दोबारा से कलर देगा, क्योंकि अब वहाँ पर बेस की क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HCl। ओके, इस पूरी रिएक्शन में हुआ क्या, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और HCl लिया, दोनों हम लोगों ने एक्वस फॉर्म में लिए। ओके, और इसने हम लोगों के पास एक कॉमन सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर दी। एसिड और बेसिस जब भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे वो हमेशा हम लोगों को प्रोडक्ट में क्या देंगे? कॉमन सॉल्ट और वाटर। ओके, और ये देखो एक जर्नल सी रिएक्शन लिख सकते हो, बेस एसिड प्लस सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर कोई भी आप बेस ले सकते हो और कोई भी एसिड ले सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेंगे, NaCl और H2O। NaCl H2O, NaCl चेंज होगा, H2O तो रहेगा ही रहेगा, बाई प्रोडक्ट वाटर आएगा ही आएगा। NaCl डिपेंड करेगा आप कौन सी एसिड और कौन सी बेस ले रहे हो। तो उन्होंने बोला एक और एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड अ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टरिंग। उन्होंने बोला कॉपर ऑक्साइड लो एक बीकर में और उसमें डिल्यूटेड HCl डालना शुरू कर दो। ओके, डिल्यूटेड फॉर्म में, और उसको स्टर करते रहना और हौले हौले से उसमें डालना, ये नहीं एकदम से पोर कर दो आप, नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना। अब उन्होंने बोला आपको क्या कुछ सोल्यूशन में चेंजेस नज़र आए? कॉपर ऑक्साइड में कुछ चेंजेस नज़र आए होंगे। वहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों के हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने की वजह से जो कॉपर ऑक्साइड था वो वहाँ पर गलना शुरू हो जाएगा, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा HCl में, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा ब्लू ग्रीन कलर में। ओके, सो इसको भी आप लोग ये होगा कैसे, जर्नल फॉर्म तो ये आ जाएगी। ये हुआ क्यों, उसका ब्लू ग्रीन कलर क्यों आया? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉपर 2 क्लोराइड। ओके, कॉपर 2 क्लोराइड वहाँ पर फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों को सोल्यूशन में ब्लू ग्रीन कलर देखने को मिला। इसकी जर्नल फॉर्म में कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, उसको एसिड के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा सॉल्ट और वाटर। ओके, कोई भी ले लो, ये ज़रूरी नहीं कि कॉपर ऑक्साइड के साथ ही आप करोगे, जिंक नहीं, कॉपर ऑक्साइड के साथ ही आप करोगे। आप कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो और उसको किसी भी एसिड में सेम प्रोसेस से स्टर करते जाना और स्लोली स्लोली ऐड ऑन करते जाना, तो वो आपको एक सॉल्ट बना देगा जो भी आपने मेटल यूज़ की होगी उसके रिस्पेक्टिव, और उसके साथ आपको वाटर दे देगा एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, सो नाउ
write and balance the equation for the above reaction. Since metallic oxide react with acids to give salt and water similar to the reaction of a base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxide. तो अगर आप लोगों ने उनको बनाया है मेटल एसिड के साथ तो वो एसिडिक ऑक्साइड होंगे, बेस के साथ बनाया तो वो बेसिक ऑक्साइड होंगे, है ना, सिंपल सी बात। आप इस रिएक्शन उन्होंने पीछे दी हुई है उसको अच्छे से बैलेंस करके देखना, क्या ये रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस्ड है। ये वाली रिएक्शन भी देखना बैलेंस्ड है या नहीं, ये तो बैलेंस्ड है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक बार देखना। और इस रिएक्शन को भी आप लोग अच्छे से बैलेंस आउट करना, लिखना इस रिएक्शन को, ओके, लिख कर देखना। अगर नहीं लिख पाओगे तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। पिछली भी मैंने एक रिएक्शन बोली थी, अगर वो भी अभी तक किसी ने नहीं की तो मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूँगी, ओके। लेकिन करके ज़रूर देखना पहले खुद से, ऐसे मत बोल देना। तो उन्होंने बोला यू सो द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, जो हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर एक्टिविटी की थी। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। वहाँ पर क्या था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने, जो कि एक बेस थी, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाया था सॉल्ट और वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, हाँ, एसिड और बेस को जब भी आप लोग रिएक्ट करवाओगे वो आपको बाई प्रोडक्ट देंगे सॉल्ट और वाटर। सो वी कैन कंडक्ट नॉन मेटालिक oxides are acidic in nature. So we can conclude, यहाँ से हम लोगों ने conclude किया जो metallic oxide है they are always acidic in nature, okay. Now कुछ questions दिए हुए हैं कि why should curd and sour substances not kept in brass and copper vessels, क्यों नहीं रखा जाता इनको copper vessels में, जो कि हम लोगों के पास sour substances, acid, कर्ड, इसमें भी एसिड होता है। आप लोग ना कमेंट सेक्शन में बताओ कर्ड में कौन सा एसिड होता है, ओके। और अब हम लोग कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते, हम लोगों ने अभी ऊपर की रिएक्शन है ना कॉपर ऑक्साइड के साथ, क्या हुआ था, वो डिज़ोल्व हो गया था। अगर आप लोग, भले ही इनमें एसिड बहुत कम अमाउंट में होता है लेकिन होता तो है ना, कुछ तो वो अपना इफेक्ट देगा ही। अगर आप उन कॉपर वेसल्स में रखोगे तो क्या होगा, कॉपर कुछ डिज़ोल्व होकर के उस सब्सटेंस में चला जाएगा, उस कर्ड में चला जाएगा जो आपने रखा होगा। जब आप उसको खाओगे, है ना, जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो वही कॉपर की अमाउंट आपकी बॉडी में भी जाएगी, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है, इसलिए कॉपर वेसल्स में नहीं रखा जाता, ओके। सो विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, कौन सी थी, पढ़ी थी हम लोगों ने, बताओ ये, ओके, आप लोग बताओगे ये। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, ये हम लोगों ने पूरी की पूरी एक्टिविटी की है इस पर, ओके। ये आप लोग देखो अच्छे से। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद dilute hydrochloric acid to produce aberrances. This gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for a reaction if one of the compound formed is calcium chloride. तो उन्होंने बता दिया कि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, जो गैस इवॉल्व हुई उसको आपने बर्निंग कैंडल पर रख कर देखा तो वो एक्सटिंग्विश कर गई, ओके। अब ये रिएक्शन भी आप खुद से लिख कर देखना, नहीं लिख पाओगे तो भी कोई बात नहीं, बता देना एक बार, मैं करवा दूँगी, ओके। नाउ so in this section we have seen metal, all acids have similar chemical property, that all acids have a similar chemical properties. What leads to dissimilarity in properties? So we saw in the activity 2.3 that all acid journal hydrogen gas on reacting with metal. चलो उन्होंने यहीं पर आपका आंसर आ गया, ओके। ये देखो, ये जो सेकंड वाला था कि मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन, ओके। लेकिन एक्टिविटी याद कर लेना कौन सी वाली में किया था हम लोगों ने। सो वी सो इन एक्टिविटी 2.3 ये कर लिया। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी अ कॉमन टू ऑल एसिड्स, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी to investigate whether all compounds containing the hydrogen are acidic.
तो चलो अभी हम लोग करेंगे इसके बारे में पता। तो पूरा का पूरा सेटअप ये रहा। यहाँ पर क्या किया गया, क्वांटिटी आप लोग देख लेना कितनी कितनी ली थी, मैं सीधी आपको ये सेटअप समझाऊंगी। ओके, हम लोगों ने एक बीकर लिया सबसे पहले, उसमें हम लोगों ने सोल्यूशन डाला डिल्यूटेड HCl का। ओके, और HCl के साथ साथ हम लोगों ने बहुत कुछ डाला। HCl के साथ साथ हम लोगों ने डाला ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, हम लोगों ने 2 नेल्स लिए, ये आप लोग देख सकते हो, 2 नेल्स लिए, उनको फिक्स कर दिया। ओके, हम लोगों ने 2 नेल्स लिए और उनको फिक्स कर दिया कॉक में, और इसको हम लोगों ने प्लेस कर दिया उस बीकर में। कनेक्ट द नेल टू द टर्मिनल, वहाँ पर हम लोगों ने ये जो नेल्स थे उनको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। इसके दोनों के दोनों टर्मिनल्स को बैटरी के साथ हम लोगों ने कर दिया कनेक्ट। अब हम लोगों ने डिल्यूटेड HCl को डाला बीकर में और स्विच को कर दिया ऑन। ये हम लोगों ने रिपीट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, डिल्यूटेड वन नॉट कंसनट्रेटेड। ओके, डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपने ऑब्जर्व क्या किया वहाँ पर, और रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन। तो ये सब सोल्यूशंस के साथ ये सोल्यूशंस हम लोगों ने लिए और बारी बारी से हम लोगों ने बीकर में एक एक सोल्यूशन डालकर उसके साथ एक्टिविटी करके देखी। तो हम लोगों को क्या मिला, वो बोले डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। तो क्या हर केस में ये जो यहाँ पर बल्ब लगाया था, बैटरी से पहले बल्ब भी तो आएगा ना, जो बल्ब लगाया था क्या उसने ग्लो किया? चलो देखते हैं आगे किया या नहीं। So bulb will start glowing in case of acids, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicate that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the एसिडिक सोल्यूशन बाय आयंस। तो उन्होंने बोला कि बल्ब ग्लो तो किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किन केसेस में बल्ब ने ग्लो किया, जहाँ पर एसिड्स को डाला गया था एज ए सोल्यूशन। जब हम लोगों ने ग्लूकोज और अल्कोहल को एज ए सोल्यूशन लिया, वहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं किया। बल्ब क्यों नहीं ग्लो किया? क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल में दोनों में करंट कैरियर्स नहीं थे, वहाँ पर करंट कंडक्ट नहीं किया। लेकिन इन केस ऑफ एसिड्स वहाँ पर करंट ने कंडक्ट किया। ओके, कंडक्टिविटी थी वहाँ पर, इसलिए बल्ब ग्लो किया वहाँ पर। और जो एसिड्स में आयंस प्रेजेंट थे उनकी हेल्प से उन्होंने जो करंट था वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, वो कंडक्ट हो पाया वहाँ पर। सो एसिड्स कंटेन्स द H+ आयन एज अ कैटायन एंड एनायन सच एज द क्लोरीन, या कुछ और भी हो सकता है ना, लेकिन कैटायन तो हमेशा H+ रहता ही है वहाँ पर। इनमें से कुछ भी हो सकता है एनायन कैटायन तो H+ रहेगा ही, एनायन चेंज हो सकता है। Since the cation present in acid is H+, this suggested that acid produce the hydrogen ion in solution which are responsible for their acidic property. अभी उन्होंने बोला कि H+ आयन हमको पता है ये हमेशा एज अ कैटायन काम करता है। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि ये ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ अ करंट। अब उन्होंने बोला रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कली सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी? उन्होंने बोला इस सेम रिएक्शन को जो आपने ऊपर करी, उस सेम एक्टिविटी को आप लोग बेस के साथ करके देखो और तब बताओ आप लोगों को रिजल्ट्स क्या मिले। क्या लगता है क्या होंगे रिजल्ट्स? ये जो आप लोगों ने सॉल्यूशंस लिए ना, यहाँ पर सॉल्यूशन एसिड्स नहीं लेने, बेसिस लेनी है। अगर तो आपकी बेसिस में भी H+ आयन होगा, ओके, कुछ भी एनाइन और कैटाइन, H+ आयन छोड़ो, कुछ भी एनाइन और कैटाइन फॉर्म में आएगा तो वो वहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट वो वाले सॉल्यूशंस होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और उसमें पास क्यों होती है? बिकॉज उसमें एनाइन और कैटाइन की फॉर्मेशन होती है। अगर अल्कलीज में भी यानी कि बेसिस में भी हम लोगों के पास एनाइन और कैटाइन की फॉर्मेशन होगी तो वो भी करंट को कंडक्ट
करेंगी। ओके, चलो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर को लेकर के, कुछ भी हो, वो जैसा भी डाउट हो आप लोग ज़रूर से बताइएगा, मैं ज़रूर उसको एड्रेस करूँगी। ओके, सो थैंक यू।